हमारे साथ निम्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका न्यूज़ 14 टुडे में। आज का कार्यक्रम रहा है पत्रकारों का कैसा, सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया? जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मुझे आज दिखाई दी यहाँ पर, एक पत्रकार साथियों की जो ऊर्जा थी, मुझे लगता है उस ऊर्जा ने मुझे स्तब्ध कर दिया। कोई कहता है कि पत्रकार साथी जो है इतनी दूर नहीं आ सकते। जब हमने ये आयोजन किया था तो बड़े संशय थे कि इतनी दूर से पत्रकार साथी यहाँ पे आएंगे, लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की, पत्रकार बंधुओं ने वो सारे संशय दूर कर दिए, सबको गलत साबित कर दिया। तो आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं कि इतनी दूर से आप लोग यहाँ पे आए, इतने पधारे और इतने अच्छे कार्य के लिए आप लोग जुड़े। सर, क्या कुछ इसमें मुद्दे आपने सुने, क्या कुछ इसमें सारी चीज़ें पत्रकारों की समस्याएं सुनी? क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो पार्टी में कहीं ना कहीं सरकार को आप अपना मैसेज दें। पत्रकार जो है समाज में कई बार बहुत ऐसी चीज़ों को उजागर करता है जिसको काफ़ी लोग लाइक नहीं करते। जब भी किसी नेगेटिव इंसान के बारे में लिखा जाता है, जो कि पत्रकार का फ़र्ज भी बनता है, कर्तव्य बनता है एक निर्भीक पत्रकारिता को सुचारू रूप से जारी रखने का, तो वो लोग कई बार पत्रकार बंधुओं को गलत तरीके से भी उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इसके चलते एक पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, जो कि माननीय अध्यक्ष जी ने जिसकी मांग भी की, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। अगर हमारे पत्रकार सुरक्षित हैं तो मुझे लगता है कि हमारा देश भी सुरक्षित है। आप एक न्यूज़ चैनल के वाइस चेयरमैन भी हैं और इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं जिसमें पत्रकारों की पढ़ाई की जाती है, जर्नलिज्म की आप शिक्षा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं भी पत्रकारों के सामने आ रही हैं जिनको आप यहाँ पर तमाम पत्रकार 22 राज्यों से आए हुए हैं, उनकी क्या कुछ प्राथमिक समस्याएं देखने को सुनी? एक जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे पत्रकारों में दिखाई दी कि जो कार्य का जो समय है वो नियत नहीं है। कभी रात को 2 बजे भी जाना पड़ता है, तो कभी सुबह 5 बजे भी निकलना पड़ता है। तो आज ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसके चलते न केवल परिवार में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बल्कि साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि स्वास्थ्य की भी अनदेखी हो जाती है। तो एक तो कार्य का जो आपके समय है, कार्यकाल नियत रखें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मौका मिले खाना जरूर खाएं, क्योंकि स्वास्थ्य आपकी प्राथमिकता है। तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ मैंने देखी कि पत्रकारिता में घुसना बहुत आसान है दोस्तों, लेकिन चमक के निकलना बड़ा मुश्किल काम है। पत्रकार में बहुत लोग घुस जाते हैं। आज खासतौर पे जो नए बच्चे जर्नलिज्म में आ रहे हैं, उन लोगों से मेरा आग्रह है कि वो अपनी माइक को अपनी धार ना बनाएं, बल्कि अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को अपनी धार बनाएं। जो सच्चा पत्रकार है वो तभी चमकता है जब उसके अंदर सामने वाले से ज़्यादा नॉलेज होती है, तो नॉलेज आपकी धार बने, यही मेरी शुभकामना है। हम डॉक्टर पंकज सिंह के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि तमाम दर्शक हैं, देखना चाहते हैं। कल से पंकज सिंह का नाम यहाँ पर खूब चल रहा है। आपने जो सहयोग JNU को NUJ के भी किया है, और उसके अलावा आप जो यहाँ पर कार्य सेवा कर रहे हैं, फाउंडेशन चला रहे हैं, तो डॉक्टर पंकज सिंह के बारे में बताएं। मैं बहुत छोटा सा एक इंसान हूँ और डॉक्टर हूँ प्रोफेशन से। मैंने अपना MBBS किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से किया, और फिर PG मैंने कंप्लीट करी आगरा से SN मेडिकल कॉलेज से। उसके बाद मैं 2001 में UK चला गया था और काफ़ी समय मैंने इंग्लैंड में, अमेरिका में बिताया। वापस आने का जो मानस बना वो भी इसीलिए बना कि मैं चाहता था कि देश की सेवा करूं। जो भी चीज़ मैंने बाहर सीखी उसको मैं किसी न किसी रूप में देश सेवा में लगाऊं। वापस आने के बाद मैंने कई कार्य शुरू किए और एक फाउंडेशन की स्थापना मैंने करी जिसका नाम डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन है। इसके माध्यम से हम लोग एक तो जितने भी गरीब लोग हैं उन सभी गरीब व्यक्तियों का निःशुल्क इलाज करते हैं। पिछले लगभग 2-2.5 साल के अंदर हमने 3.5 लाख मरीजों को निःशुल्क सेवा दी है OPD और कैंप्स के माध्यम से। उसमें से 44,000 पेशेंट हमने निम्स में एडमिट किए और 11,000 सर्जरियाँ निःशुल्क करी। इसके अलावा हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य करते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र में भी हम काफ़ी कार्य करते हैं, और इसके अलावा जो है कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके अंदर हम लोग सहयोग देते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से मैं उन सभी लोगों को एक खुला आग्रह देना चाहता हूँ, एक खुला आमंत्रण देना चाहता हूँ कि जिसको भी आवश्यकता है वो हमसे जुड़े। अच्छा कार्य करने के लिए अगर दिल करता है तो ज़रूर साथ में आए, और हमारी किसी सेवाओं की आवश्यकता है तो ज़रूर साथ में आए। हमने यहाँ पर सुना है, हमने भी आपके किसी यूनिवर्सिटी कैंपस में लोगों से भी बात की है, बाहर भी हम बात कर रहे थे, तो जब से आप यहाँ पर आकर के जयपुर में अपने अस्पताल को संभाला है, मृत्यु दर भी कम हुई है, वो कैसे? जब मैं वापस आया तो मैंने देखा कि मृत्यु दर थोड़ी हाई थी हमारी,
और इसके मैंने कारण ढूंढने शुरू किए। मैं मानता हूं कि किसी भी निवारण से पहले कारण ढूंढना महत्वपूर्ण होता है। तो मुझे पता चला कि एक तो शुरुआत में जब किसी भी प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी में भी पेशेंट जाता है तो उसकी फाइनेंशियल काउंसलिंग होती है। उससे पूछा जाता है कि पैसा कहाँ से आएगा। उससे एक अनावश्यक रूप से समय बर्बाद होता है, वेस्ट होता है। तो मैंने सबसे पहली चीज़ तो अपने अस्पताल को, अपनी इमरजेंसी सर्विसेज को 24 आवर्स के लिए पूर्ण रूप से निःशुल्क कर दिया। उससे क्या है कि लोगों में एक तो विश्वास जमा और साथ साथ हमारे जो डॉक्टर्स थे, नर्सेज थे, उनका फोकस जो है पैसे से हटके मरीज़ की सेवा की तरफ हुआ। उसके अलावा हम लोगों ने सभी मरीजों का बाय डिफ़ॉल्ट एडमिशन स्टार्ट किया, जिससे ये रहा कि जो भी मरीज़ आता है उसको एक अच्छी सुविधा मिल पाती है। इन सब के चलते जो है हमारी मृत्यु दर काफ़ी कम हुई है। और मैं गुजारिश करूंगा सभी प्राइवेट अस्पतालों से भी कि वो लोग इस तरह के जो है नए जो एक नवाचार हैं वो करें, ताकि मरीजों को अच्छी सुविधा मिल सके और मरीज बच सके। अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो चिकित्सा सेवा के आगे से अब सेवा शब्द भी हट गया है। बावजूद उसके तमाम चुनौतियों को देखते हुए आप उस सेवा भाव के साथ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, तो किस तरह की फीलिंग? चुनौतियाँ आती हैं, बहुत चुनौतियाँ आती हैं। जब अच्छा कार्य आप करने चलते हैं तो चुनौतियाँ ज़्यादा आती हैं, और कई बार जो लोग आपके बहुत खास होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, वो लोग ही आपके सामने चुनौती बन के खड़े हो जाते हैं। तो मेरा जो है मैसेज यही है कि कभी चुनौतियों से ना घबराएं। मेरा हमेशा कहता हूँ अपने साथियों से, अपने टीम से, कि जो एक असफल व्यक्ति होता है वो एक बार असफल होता है, लेकिन जो सफल व्यक्ति होता है वो 100 बार असफल होता है और फिर 101 भी बार में जाके जीतता है। तो आपको उस असफलता को पचाना आना चाहिए, और आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर आपका साथ जरूर देगा। सर, न्यूज़ 14 टुडे के माध्यम से देश के पत्रकारों के लिए क्या कुछ आप सुविधाएं देने की प्रयास कर रहे हैं? जैसे मैंने अभी कहा कि पत्रकार साथियों का स्वास्थ्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो है निर्भीक पत्रकार, एक स्वस्थ पत्रकार ही एक अच्छे लोकतंत्र का जो है की स्थापना कर सकता है। पत्रकार साथियों के लिए एक कार्ड हम लोगों ने लॉन्च किया है, जिसको हम लोगों ने पत्रकार स्वास्थ्य कार्ड का नाम दिया है। सभी पत्रकार जो भी इस देश में हैं, अगर वो चाहते हैं हमारी स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ना, तो मुझे अपनी जानकारी, अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना एड्रेस मुझे भेज दें। मैं वो पत्रकार कार्ड बनाकर उनके घर जरूर पहुंचाऊंगा। अब कुछ राजनीतिक सवालों पर आते हैं, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। तो 2024 का चुनाव आने को है, तो यहाँ के स्थानीय क्या कुछ मुद्दे हैं जयपुर देहात क्षेत्र में? मैं समझता हूँ कि जयपुर देहात के जो मुद्दे हैं, कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं कि जो पूरे देश के मुद्दे ही हैं, जैसे कि साफ़ सफाई हो गई, सड़कों की हालत हो गई, और स्वास्थ्य सेवाएं हो गई, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो इन सभी मुद्दों को एक साथ तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे मुद्दे मैं उठाने की कोशिश करता हूं। स्वास्थ्य मेरी प्राथमिकता रहती है। एज ए डॉक्टर मैं चाहता हूं कि समाज, एक स्वस्थ समाज का निर्माण मैं कर सकूं। उसके चलते हम लोगों ने जो भी महिलाएं हैं, ख़ासतौर पर महिलाओं का स्वास्थ्य हमने ध्यान में रखा है, और उसको केंद्र में रखते हुए हमने जो भी महिलाएं यहाँ पे बच्चे को जन्म देती हैं, वो उसकी डिलीवरी और उसकी जो है सीजरियन सेक्शन हम लोगों ने पूर्ण रूप से निःशुल्क किया है। इसके साथ साथ हम लोग महिला जो भी बच्चे को जन्म देती है, उसको हम 11,000 रुपये का चेक भी अपनी फाउंडेशन के माध्यम से देते हैं। ये एक छोटा सा आंशिक अनुदान इस बात को दर्शाता है कि जब एक माता एक बच्चे को जन्म देती है, तो सिर्फ बच्चे का ही नया जन्म नहीं होता, एक माँ का भी नया जन्म होता है। तो आवश्यकता इस बात की है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उन माँओं को कहीं ना कहीं कोई पोषण के लिए कुछ आंशिक अनुदान दे सकें। लगातार गहलोत सरकार है, उपलब्धियां गिना रही है कि तमाम राजस्थान के ज़िलों में ये कर दिया, वो कर दिया, आगे तरक्की कर रहा है राजस्थान। तो आप कहाँ देखते हैं अपने लोकसभा देहात को? दुर्भाग्यवश स्थिति उतनी अच्छी नहीं है ग्रामीण क्षेत्र की। हम लोग जो हैं एक ऐसे देश में निवास करते हैं जिसमें 70% आबादी ग्रामीण है, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्यवश हमारे 90% जो संसाधन है वो शहरों में लग जाते हैं। तो आज हालत खस्ता है, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर हम लोग साधनों का सही तरीके से उपयोग करेंगे तो समस्या का समाधान भी निकाला जा सकता है। सांसदीय टिकट की दावेदारी आप भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद तो पूरी है, और दावेदारी करना मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है, देना ना देना पार्टी का अधिकार है। तो मैं उस अधिकार को उनसे नहीं छीनूंगा। अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं इस बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आज मैं बहुत बड़े बहुमत से मैं जीतूंगा, और मेरा उद्देश्य क्या यह है कि मैं हिंदुस्तान में एक कीर्तिमान स्थापित करूं कि इतने बड़े रिकॉर्ड मत से मैं जीता हूं। तब तो सही मायने में मैंने कुछ किया, अदरवाइज तो जीतते तो बहुत सारे लोग हैं। राजस्थान में अशोक गहलोत का जादू चलेगा या मोदी की लहर चलेगी 2024 के चुनाव में? आएगा तो मोदी ही। सभी लोग ये कहते हैं आएगा तो मोदी ही, और इस बात को कोई जुटला नहीं सकता। मुझे लगता है कि इसमें कोई दो राय नहीं है, मोदी जी का ही जादू चलेगा। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत भी बहुत प्रभावित कर रहे हैं लोगों को।
प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रभाव मोदी जी का है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पंकज सिंह जो निम्स के निदेशक हैं और डॉक्टर पंकज सिंह फाउंडेशन के संस्थापक हैं, जिन्होंने न्यूज़ 14 टुडे से बातचीत में साफ तौर पर कहा है कि आने वाले 2024 के चुनाव में राजस्थान में जादूगर का जादू नहीं चलेगा बल्कि मोदी की लहर चलेगी। और यही वजह है कि इस बार राजस्थान में 2024 का चुनाव जो होगा उसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी आएगी और तभी मोदी की सरकार बनेगी। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।